Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है एमडी कैट पास पेपर्स की वीडियोस का सिलसिला जो है वो जारी है और आज की वीडियो में हम लोग रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के टॉपिक में से प्रीवियस 15 इयर्स में 2008 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे बल्कि साथ ही साथ में हम लोग कंप्लीट टॉपिक जो है उसका ओवरव्यू ले रहे होंगे ताकि क्वेश्चन जो है वो चेंज होके आ जाए तो तब भी आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हों और आपसे डिटेल्ड जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो डिस्कस हो रहे होंगे ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इंशाल्लाह अगर आपने रोटेशनल सर्कुलर मोशन का यूनिट पढ़ रखा है तो एक तो आपका वो पूरा यूनिट जो है वो एक रिफ्रेश हो रहा होगा और साथ में एक स्टूडेंट्स को मिसकॉन्सेप्शन होती है कि लाइक जब उनको चीजें पढ़ाई जाती हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं या ये सर एक्स्ट्रा करवा रहे हैं हमें। जैसे स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, दिस इज फ्रॉम द वर्टिकल सर्कल। अब सम टाइम बच्चों को जब वर्टिकल सर्कल पढ़ाया जाता है तो बच्चे उतने तवज्जो से नहीं समझ रहे होते, वो कह रहे होते हैं कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आए हुए। तो देखें आपके सामने वर्टिकल सर्कल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक तो आपको कंप्लीट एनालिसिस हो रहा होगा, आपको एग्जामिनर का माइंड सेट जो है वो समझ आ रहा होगा कि उसने किन किन टॉपिक से जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। चलें आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अ फाइटर प्लेन इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट्स मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। उसने बोला एक फाइटर प्लेन है वो वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है एंड यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब वर्टिकल सर्कल के बारे में आपको काफी सारी चीजें स्टूडेंट सीखना है। ये मैंने आपके सामने एक वर्टिकल सर्कल बना रखा है और मैं पर्टिकुलरली इसके तीन जो है वो पोजीशन उसके बारे में मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करूंगा। लेकिन आज चूंकि वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है तो पहली बात याद कर लो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है स्टूडेंट्स और आपको किसी भी पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी पता लगानी है तो उसका जनरल फॉर्मूला याद कर लें। v इज इक्वल टू 3gr माइनस 2gr कॉज ऑफ थीटा और होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि ये थीटा क्या चीज है। थीटा के बारे में याद कर लो स्टूडेंट्स। थीटा जो है दैट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन वेट एंड टेंशन। ये वेट और टेंशन के बीच में एंगल है। मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ तो ज्यादा बेहतर समझ आ रहा होगा। फिलहाल वर्टिकल सर्कल में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला याद कर लें। आइए सबसे पहले बेटे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एट द बॉटम। मतलब जब ये बॉटम पोजीशन पे है तो तब वेलोसिटी कितनी होगी। अब वो टॉप पे पूछ रहा है, अगर बॉटम पे पूछे मिडल में पूछे तो मैंने बोला आपको तमाम तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द बॉटम। तो पहले तो मैं वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला लिखूंगा बेटे, v इज इक्वल टू 3gr माइनस 2gr कॉज ऑफ थीटा स्क्वायर रूट के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि आइए बॉटम पे हम लोग देख लेते हैं कि थीटा कितना बन रहा है। थीटा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि थीटा स्टूडेंट दो चीजों के बीच में एंगल है। किस किस चीज के बीच में, वेट और टेंशन के बीच में। तो आइए अगर हम लोग बॉटम वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो वेट एक्ट कर रहा है वो किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। और जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ऑब्वियसली दैट विल बी एक्टिंग अपवर्ड। ये नहीं, टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बताओ एंगल कितना बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो मैंने बोला थीटा आपने पुट करना है जितना एंगल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बना 3gr, क्विकली सॉल्व करते हैं, माइनस 2gr कॉस 180 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, -1। तो जो ही इस माइनस को यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये असल में बनेगा आपके पास 3gr माइनस की बजाय क्या हो जाएगा, +2gr और सारे का क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो जो बॉटम के ऊपर आपके पास स्पीड आ रही है वो 5gr स्क्वायर रूट आ रही है। जैसे आज टॉप पूछ रहा है तो टॉप की बजाय अगर बॉटम पे पूछे तो स्टूडेंट याद कर लें जो हमारे पास बॉटम पे स्पीड आ रही है वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर जो स्पीड आ रही है वो एक्चुअली कितनी आ रही है, 5gr स्क्वायर रूट आ रही है। अच्छा अब अगली कहानी है कि बॉटम को छोड़ के वो मिडल में पूछ ले कि मिडल में स्पीड कितनी होगी। तो अब मैं दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ सीक्वेंस के, अगर वो मिडल में स्पीड पूछ ले
तो आइए मिडल के लिए भी, मतलब मिडल वाले पॉइंट के बारे में स्पीड पूछ ले। तो अगेन स्पीड का जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होगा, 3 GR माइनस 2 GR कॉज ऑफ थीटा स्क्वायर रूट के अंदर पहले थीटा देख लो, कौन सी दो चीजों के दरमियान एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेट एंड टेंशन। तो बेटे इस पॉइंट पे देखो, जल्दी से बताओ वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो वेट एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड है, और टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होनी है। तो जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो वेट और टेंशन है स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, थीटा कितना पुट करेंगे, 90। और आप सब जानते हो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बना 3 GR माइनस 2 GR। cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। जब 0 इस 2 GR वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो जो मिडल में स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3 GR। तो अगर वो मिडल में स्पीड पूछता तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो स्पीड आ रही है वो स्क्वायर रूट 3 GR आ रही है। लेकिन आज का सवाल ये है कि बताओ टॉप पे स्पीड कितनी होगी। तो आइए टॉप वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो पहले मैं स्पीड का जनरल फॉर्मूला लिखूंगा स्टूडेंट्स। जो हमारे पास टॉप के लिए या जनरल फॉर्मूला बनेगा, टॉप के लिए v इज इक्वल टू 3 GR माइनस 2 GR कॉज ऑफ थीटा। अब प्रॉब्लम है थीटा हमें पता लगाना है कि कितना है। अब टॉप की बात करें तो टॉप पे आप सबको पता है जो वेट ऑफ दैट स्टोन है वो किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। और बच्चों बताओ जरा, जो टेंशन होगी वो भी तो अलोंग द स्ट्रिंग ही है ना। तो बताओ टेंशन भी किधर एक्ट कर रही है, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देख के बताओ जरा, वेट और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर वेट और टेंशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये बना 3 GR माइनस 2 GR कॉस 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। गलती से 0 मत पुट कर दीजिएगा। तो 3 GR माइनस 2 GR ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। और जो ही आप स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो जो यहाँ पे स्पीड आएगी वो GR स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो अगर मैं इसी सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे पूछूं कि स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट स्पीड होगी GR स्क्वायर रूट। तो बॉटम पे पूछ ले, मिडल में पूछ ले, टॉप में पूछ ले, तो ये सारी कहानी आपके सामने है और आप याद कर लो। अच्छा, एक और चीज भी पूछी जा सकती है कि कहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी। आपने इन तीन वैल्यूज पे गौर करना है। यहाँ पे वैल्यू आई है 5 GR, यहाँ पे आई है 3 GR, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है GR। तो इन सब में जो बड़ी वैल्यू है ये 5 GR है। तो 5 GR क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो याद रखिएगा, वर्टिकल सर्कल के दौरान जो स्पीड होती है वो बॉटम पे मैक्सिमम होती है, याद रखिएगा। और बताओ 3 GR और GR में कौन सी छोटी वैल्यू है, तो GR वाली वैल्यू जो है ये मिनिमम है। तो जो मिनिमम स्पीड होती है वो GR होती है, और वो कहाँ पे होगी, टॉप वाले पॉइंट पे जो स्पीड होगी उसके बारे में याद रखिएगा, वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो बच्चों जल्दी बताओ वो कहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड आएगी वो GR स्क्वायर रूट आएगी। अगर वो लोएस्ट पॉइंट पे पूछ लेता, बॉटम पे पूछ लेता, तो फिर स्टूडेंट्स आपका आंसर जो है, आप इन वैल्यूज को याद भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप ड्राइव भी करें, 5 GR। और अगर आपको वो स्पीड पूछ लेता स्टूडेंट्स कहाँ पे भला, मिडल वाले पोर्शन पे पूछ लेता, तो मिडल में जो स्पीड आएगी बेटे दैट कम्स आउट टू बी 3 GR स्क्वेयर रूट। तो ये वर्टिकल सर्कल की स्पीड के क्वेश्चन है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो आपको वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड कुछ और चीजें भी पूछ सकता है। लेकिन चूंकि मैं पास पेपर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं पूरी वीडियो अगर इसमें वर्टिकल सर्कल में बनाऊंगा तो वो लेंथी हो जाएगी। मैंने सर्कुलर मोशन के दोनों लेक्चर जो हैं वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आप वर्टिकल सर्कल के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, आपने इससे पहले लेक्चर में कवर नहीं किया हुआ, और यहाँ पे देखो पास पेपर में सवाल आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आपको फिर वर्टिकल सर्कल को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, मैं आपको वर्टिकल सर्कल के एक टेबल का ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस टेबल के अंदर वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड तमाम चीजें लिखी हुई हैं। मतलब वो आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। लाइक बेटे वो आपसे पूछ सकता है अबाउट द टेंशन। तो मैंने बॉटम पे, मिडल में और टॉप में तमाम जगहों में टेंशन की वैल्यूज लिख दी हैं, और इसको ड्राइव करना अगर सीखना है तो बेटे वो वीडियो में मौजूद है। इसी तरह किसी भी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछे वो भी हम पता लगा सकते हैं। स्पीड तभी मैंने कैलकुलेट की, आपने देखा हमारी जो बॉटम पे स्पीड आ रही थी दैट वाज 5 GR स्क्वायर रूट,
और जो हमारी बेटे जो टॉप पे स्पीड आ रही थी वो आपने देखा वो GR² रूट आ रही थी। तो इसी तरह कहीं भी पूछे और इसकी मैंने जैसे डेरिवेशन बताई है, आप तमाम चीजों की डेरिवेशन जो है वो सीख सकते हो। तो स्पीड की बजाय अगर वो काइनेटिक एनर्जी पूछे, पोटेंशियल एनर्जी पूछे, टोटल एनर्जी पूछे, तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके अपना ये टेबल जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको वर्टिकल सर्कल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही होगी। और अगर आप इसको इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो अवेलेबल है बेटे, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन होपफुली स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये रियल एंड अपेरेंट वेट के टॉपिक में से क्वेश्चन है। रियल एंड अपेरेंट वेट के बारे में बताता चलूं कि ये काफी देर तक ये एमडी कैट में शामिल रहा है, लेकिन 2018 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो रियल एंड अपेरेंट वेट का टॉपिक निकाल दिया गया। तो लेकिन ये लास्ट ईयर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये एमडी कैट 2022 का क्वेश्चन है, यूएचएस का। तो उन्होंने ये रियल एंड अपेरेंट वेट का टॉपिक जो है उसमें से दोबारा क्वेश्चन दिया। तो अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लोगे तो इस टॉपिक की आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो लिहाजा एक तो सवाल भी समझ आ जाएगा और साथ में आपको टॉपिक भी समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अ फायरमैन वांट्स टू स्लाइड अ रोप, द ब्रेकिंग लोड ऑफ द रोप इज 3/4 ऑफ द वेट। अब उसने बता दिया एक पर्सन है वो एक रस्सी की मदद से नीचे उतर रहा है और उस रस्सी की जो ब्रेकिंग टेंशन है, मतलब कितनी टेंशन के साथ वो ब्रेक कर देगी। अगर मैं ब्रेकिंग टेंशन की बात करूं तो उस रस्सी की जो ब्रेकिंग टेंशन है वो बता दिया बच्चों वो कितनी है, दैट इज 3/4 ऑफ इट्स वेट है। ठीक है। अब व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फायरमैन, कि वो रोप जो है वो ब्रेक ना हो, यानी वो फायरमैन जो है वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे उतरे कि रोप जो है वो ब्रेक ना हो। तो चलें इस कहानी को अंडरस्टैंड करते हैं। इस कहानी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले एक एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज एक हमारे पास ये रोप है बेटे, और एक फायरमैन जो है वो इस रोप के जरिए जो है वो नीचे उतर रहा है। लेट्स सपोज देयर इज अ फायरमैन। चलें ये वो पर्सन है बेटे जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये फायरमैन है और ये इस रस्सी के साथ जो है वो नीचे उतर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है जो कि इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है। अब मेरा पहला सवाल ये है कि बताओ ये जो फायरमैन है बेटे इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है, जल्दी बताइएगा। अच्छा, पहले मैं तीन केसेस यहाँ पे बनाऊंगा लेकिन मैं पहला केस बता दूं। पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई पर्सन जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तब आप क्या कर रहे होगे। तो पहले मैं आपको डाउनवर्ड मोशन की कहानी बताने जा रहा हूँ, फिर मैं अपवर्ड की भी कहानी बताऊंगा। चले लेट्स टॉक अबाउट द डाउनवर्ड मोशन। तो बेटे डाउनवर्ड मोशन में जल्दी बताएं इस पर्सन का वेट जो है वो किधर एक्ट कर रहा है। द वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सोच के बोलो, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो किधर है, अपवर्ड है। ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अपवर्ड। अब मेरा सवाल ये है कि जो नेट फोर्स एक्ट करेगी उसके लिए मुझे दोनों को ऐड करना चाहिए या माइनस करना चाहिए। तो बेटे एक बात याद रखिएगा कि जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी उसके लिए दो, जब भी दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो आप नेट फोर्स मालूम करने के लिए क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे। अब डिफरेंस में समझ नहीं आ रहा कि सर वेट में से टेंशन को माइनस करें या टेंशन में से वेट को माइनस करें। अब बेटे टेंशन ये चाह रही है कि ये पर्सन किधर मूव करे, अप, और वेट चाह रहा है ये किधर मूव करे, डाउन मूव करे। अब पर्सन एक्चुअली किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है जो डोमिनेटिंग फोर्स है ना वो वेट है। तो जब भी डाउनवर्ड मोशन हो तो आपने नेट फोर्स मालूम करने के लिए क्या लिखना है, W - T। क्या बच्चों ये आपको बात समझ आ रही है? क्यों दोनों मैं बता रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, नेट फोर्स के लिए दोनों को क्या करना था, माइनस ही करना था। अब माइनस में ये नहीं समझ आ रही थी कि वेट में से टेंशन माइनस करें या टेंशन में से वेट। तो बेटे जब भी डाउनवर्ड मोशन होगी ना तो याद रखिएगा जो डोमिनेटिंग होगा वो कौन होगा, वेट। तो आप नेट फोर्स मालूम करने के लिए क्या करोगे, वेट माइनस टेंशन करोगे। और अपवर्ड की मैं कहानी अलग बताता हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन डाउनवर्ड का है तो पहले डाउनवर्ड को अच्छे से समझ लें। अब बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है और मेरे ख्याल से बात बन चुकी है। बेटे जल्दी से देखो, हम फोर्स की जगह में क्या लिखेंगे, हम फोर्स की जगह में लिख देंगे MA। ओके, जो वेट है उसकी जगह पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या भला, MG। अब मसला रह गया टेंशन। टेंशन उसने बताया है कितनी है, 3/4 ऑफ द वेट है। तो 3/4 ऐसे लिखा और वेट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, MG। अब बस इसको सॉल्व करना है और यहां से आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लगानी है। तो आइए यहां से एक्सेलरेशन पता लगाते हैं। बेटे ये आया MA, यहां से क्या करोगे, M कॉमन ले लो। जो ही M कॉमन लोगे तो G
माइनस क्या होगा, 3/4g हो जाएगा। तो दोनों साइड पे स्टूडेंट्स एक काम करें, ये जो मैथ्स वाली टर्म्स हैं वो क्या कर दें, कैंसिल कर दें। और अब रह गया बाकी, यहाँ से आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो a इज इक्वल टू, इस साइड पे लें एलसीएम, स्टूडेंट्स एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये कितना बना 4g, यहाँ पे कितना आया बेटे 3g। तो यहाँ से जो ही आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लगाओगे ना, दैट कम्स आउट टू बी g/4। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी g/4। और अगर वो g/4 से मूव कर रहा है तो वो जो रोप है वो ब्रेक नहीं करेगी। होपफुली आपको डाउनवर्ड मोशन की कहानी समझ आ गई है। लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि जो पर्सन है वो अपवर्ड भी मूव कर सकता है। अब अपवर्ड के क्वेश्चन आ जाएं तो फिर कैसे अप्रोच करोगे, चलें वो भी कहानी बता देता हूँ मैं। अच्छा स्टूडेंट्स जल्दी बताइएगा, चलें इसी डायग्राम में आते हैं। अगर मैं अपवर्ड मोशन की बात करूं तो टेंशन किधर एक्ट कर रही है, अपवर्ड। वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। अगर ये पर्सन क्लाइंबिंग अप कर रहा है यानी ऊपर जा रहा है, ये जैसे मंकीज हैं यूजुअली किसी पेड़ की शाख को वो पकड़ के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। तो बेटे मुझे ये बताओ, पहले तो ये बताओ नेट फोर्स मालूम करने के लिए आप क्या करोगे। पहली कहानी तो ये है कि आप दोनों को क्या करोगे माइनस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड है टेंशन अपवर्ड है। अब टेंशन चाह रही है ये अप मूव करे, वेट चाह रहा है ये डाउन मूव करे। अब बताओ डोमिनेटिंग कौन है, अगर ये पर्सन ऊपर जा रहा है तो डोमिनेटिंग कौन है, टेंशन। तो आप नेट फोर्स मालूम करने के लिए बेटे टेंशन माइनस वेट लिखोगे। ये मैं किसकी कहानी बता रहा हूं, अपवर्ड मोशन की। जैसे देखो स्टूडेंट्स, मैंने डाउनवर्ड मोशन के लिए बताया था वेट माइनस टेंशन, लेकिन मैं अपवर्ड मोशन के लिए बता रहा हूं क्या भला, टेंशन माइनस वेट। अब आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। आप एफ की जगह पे एम ए लिख लोगे, ठीक है, टेंशन ऐसे लिख लें, और डब्ल्यू की जगह पे एम जी लिख लें, और फिर जो भी पूछा हुआ है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। तो ये अपवर्ड मोशन के लिए आपने कोई भी चीज मालूम करने के लिए रियल एंड अपेरेंट वेट के लिए टेंशन माइनस वेट वाला फॉर्मूला यूज करना है। और डाउनवर्ड मोशन के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, वेट माइनस टेंशन वाला फॉर्मूला होगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है और आप ऐसे क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। ऐसे ना काफी सारे क्वेश्चन ना पास पेपर में आए हुए हैं, तो उसको मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे कोशिश करता हूँ कि उनको ऐड कर दूं। और आप इसको, ताकि इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से सीख रहे हो लेकिन यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा है ये है अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपको कुछ चीजें याद करनी है एंड दैट दे आर रियली सिंपल। जो आपने थीटा पढ़ा हुआ है जिसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के काफी सारे यूनिट्स हैं। मैं जल्दी से यूनिट्स बता दूं और फिर मैं यूनिट कन्वर्जन बता दूं, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन के काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटे जिसे नॉर्मली आप लोग कैसे लिखते हो, थीटा से डिनोट कर रहे होते हो, और उसके यूनिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके जल्दी से स्टूडेंट्स जो है वो यूनिट्स याद कर लें। इसके हमारे पास तीन जो है वो कॉमनली यूज होने वाले यूनिट्स हैं। नंबर एक में इसका एक यूनिट जो है वो रेडियन है, और रेडियन के बारे में याद कर लें ये इसका एसआई यूनिट है। और इसका दूसरा जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है रेवोल्यूशन है, ठीक है। और तीसरा यूनिट जो है वो डिग्री है। इन तीनों की कन्वर्जन का एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे पहले अभी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है कि भाई बताओ इतने रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होंगे, कितने, एक रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे, एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने वो ट्रिक सीख लिया तो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रियली इजी। अब बच्चों करना क्या है आपको, द स्टोरी इज रियली सिंपल। आपने कन्वर्जन याद कर लेनी है। आपको पता है कि जब एक चक्कर पूरा होता है तो जो थीटा बनता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन। ओके, तो पहली बात याद करो 2 पाई रेडियन। बताओ जब एक चक्कर पूरा होगा तो रेवोल्यूशन कितनी हो जाएगी, भाई रेवोल्यूशन तो 1 ही होगी। तो याद कर लो 2 पाई रेडियन या 1 रेवोल्यूशन एक ही बात है। और जल्दी बच्चों सोच के बताओ एक पूरे चक्कर में एंगल डिग्रीज में कितना बनता है, तो वो होगा कितना भला, 360 डिग्री होगा। तो बच्चों एक बात याद कर लो, जिसने ये वाली जो बात है उसको बराबर करके लिख लिया, यानी यहां से आप किसी भी कन्वर्जन कर सकते हो। यानी ये याद कर लो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहां से कोई भी कन्वर्जन कर लोगे। जैसे आज वो पूछ रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियन, यानी आपको रेडियन दिया हुआ है और रेवोल्यूशन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आप रेडियन और रेवोल्यूशन को आपस में रिलेट कर सकते हो। कैसे,
मैं लिखने जा रहा हूँ। एक काम करें बेटे, आप ऐसा करो, यहाँ पे लिखो 2 पाई रेडियन, क्योंकि रेडियन और रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो जो 2 पाई रेडियन है वो किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट्स? 1 रेवोल्यूशन के बराबर आ रहा है। अब वो पूछ रहा है 3 पाई रेडियन जो है वो कितने रेवोल्यूशन के बराबर होंगे। ऐसा करो, पहले यहाँ से 1 रेडियन की तो वैल्यू पता लगाओ। जब आपने 1 रेडियन की वैल्यू पता लगा ली, फिर आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो जो 1 रेडियन आएगा बेटे, वो 1/, कितना आ जाएगा? 2 पाई रेवोल्यूशन आ जाएगा। कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली चीज याद कर लो। यहां से आप किसी को भी किसी के बराबर रख के कन्वर्जन कर सकते हो। तो ये 1 रेडियन जो है वो 1/2 पाई रेवोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स, वो क्या चीज पूछ रहा है? वो पूछ रहा है 2 पाई रेडियन बताओ। तो ऐसा करो, 2 पाई रेडियन मालूम करने के लिए आप एक काम करो, ये तो 1 रेडियन की वैल्यू हुई है, 2 पाई रेडियन की वैल्यू पता लगानी है तो 2 पाई से क्या कर लोगे? बल्कि 2 पाई नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, वो 3 पाई पूछ रहा है। तो वो पूछ रहा है 3 पाई रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होंगे। तो 1 रेडियन में इतने, 3 पाई में कितने होंगे? 3 पाई से मल्टीप्लाई कर ले दोनों साइड पे। तो ये बना 3 पाई, और 1 रेडियन की जगह बोलो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 पाई रेवोल्यूशन जो है वो लिख सकते हैं। तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। नाउ योर आंसर विल एक्चुअली बी 3/2 रेवोल्यूशंस। तो याद रखिएगा, जो 3 पाई रेडियन है वो किसके बराबर है? 3/2 रेवोल्यूशंस के बराबर है। तो बच्चों, लिहाजा हमारा जो आंसर होगा वो 3/2 रेवोल्यूशन वुड बी द राइट आंसर। ओके, कुछ और कन्वर्जन भी है। मैंने बोला बेसिक फार्मूला सीख लिया तो वहीं से सारी हो रही हैं। आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। पीएमसी 2020, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज? अब देखो, डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन है बच्चों, डिग्री और रेडियन का। आपने याद रखा है कि जो 2 पाई रेडियन है, आपने याद कर रखा है कि जो 2 पाई रेडियन है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब जल्दी बताओ, यहां से 1 रेडियन कितना होगा? जो 1 रेडियन होगा बेटे, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री ओवर क्या हो जाएगा? 2 पाई। अब 360 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 180 ओवर क्या आ जाएगा? पाई। एक तो ये याद कर लो कि 1 रेडियन जो है वो 180/पाई डिग्रीज के बराबर है, लेकिन उसने पाई की फॉर्म में दिया ही नहीं वो आंसर। अब पाई की फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको चेंज कर लो। अब 180 लिखो ऐसे ही, और नीचे पाई रेडियन की जगह लिख दो क्या भला? पाई की जगह लिख दो 3.14 लिख दो। तो जो ही आप 3.14 लिखोगे, ये कितना बनेगा? 57.3 डिग्री बनेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी 57.3 डिग्री। तो कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल एक फॉर्मुलेशन सोची कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से भले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो या डिग्री को रेडियन में। तो आज मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 1 रेडियन को इन टर्म्स ऑफ डिग्री लिख लिया और मेरे पास आंसर आ गया। होपफुली आपको बात समझ आ रही है, और आपको इस फॉर्म में भी आंसर पूछा जा सकता है, तो ये वाला भी याद रखिएगा, और इसकी राउंड वैल्यू जैसे 57.3 जो है ये भी आपको याद रखनी है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये एमडी कैट 2011 यूएचएस के पेपर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी आप चीजों को सॉल्व। रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन डिग्रीज। बोला रेडियन को आप डिग्री में, हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री? बताओ एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे? यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस। तो आप सबको पता है स्टूडेंट्स, जो 360 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? जल्दी बोलिएगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसके बराबर होगा? 2 पाई रेडियन। आज वो क्या पूछ रहा है आपसे कि हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री? बताओ 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? बेटे यहां से आप जो ही 1 डिग्री की वैल्यू पता लगाओगे तो वो कितनी आएगी? जल्दी बोलो। 2 पाई ओवर कितना आ जाएगी? 360 रेडियन आ जाएगी। अब इसकी सिंपल आप कटिंग करोगे तो ये कितना बनेगा? पाई ओवर 180 किसमें आ गया? रेडियन में। तो याद कर लो, जो 1 डिग्री है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर है? 1 डिग्री की दो वैल्यूज आपको याद करनी है, जैसे राउंड वैल्यू भी याद कर लो और ये वाली भी याद कर लो। जो 1 डिग्री है उसकी एक वैल्यू तो मैंने बता दी कि जो 1 डिग्री है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्चुअली पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर है। और हो सकता है उसने इस फॉर्म में ना लिखा हो। आप पाई ओवर 180 को जैसे सॉल्व करोगे ना, तो ये जो आंसर आएगा ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.001745, 0.001745 जो है वो रेडियन के बराबर आ जाएगा 1 डिग्री। तो ये वाली चीज याद कर लें बेटे, 1 डिग्री जो है पाई ओवर 180 रेडियन या 0.0017
1.45 रेडियंस के बराबर होता है। तो खैर आज पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन होगा पाई ओवर 180 रेडियंस। तो ये कन्वर्जन सीख लें, और इस कन्वर्जन की सिंपल कहानी है कि आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है जो कि मैंने बता दिया। वो फॉर्मूला है बच्चों, क्या भला, दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। वो फॉर्मूला है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो जिसका भी आपस में रिलेशन पूछे उन दोनों को बराबर रख के बाकी की कहानी चला लो। होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रही है स्टूडेंट्स। ऐसी एमडी कैट पास पेपर की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पास पेपर्स अवेलेबल होंगे। और अगर आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट्सएप लिंक जो है वो नंबर भी शेयर्ड है, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको तमाम लिंक्स जो हैं वो शेयर हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे अच्छा सा कमेंट कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एमडी कैट की तकरीबन तमाम टॉपिक्स की वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, और जो कि आपकी एमडी कैट की तैयारी को मजीद स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब चंद और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ही मैं रिकमेंड करूंगा कि वो रिकॉल कर लें ताकि आसानी रहे। तो आपको कुछ फार्मूले याद कर लेने हैं, जैसे कुछ बड़े फेमस फार्मूले हैं। लाइक पहला फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी आर्क लेंथ, रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो रिलेट कर रहा है। जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और तीसरा फॉर्मूला a इज इक्वल टू आर एल्फा है, क्योंकि कॉमनली यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कुछ और आप अमेंडेड फॉर्मूले बना सकते हो। लाइक आप एक और चौथा फॉर्मूला लिख सकते हो कि जो ओमेगा होता है बेटे वो कितना होता है, थीटा ओवर टी होता है। और यहीं से एक अमेंडेड फॉर्मूला बनता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये भी आपके जेहन में फौरी होना चाहिए, ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और नंबर 5 पे आपको ओमेगा की एक और वैल्यू याद कर लेनी है कि सम टाइम क्या होगा, ओमेगा अगर एक रोटेशन की बात करें तो एक रोटेशन के लिए थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई। और एक रोटेशन में जो टाइम लगता है उसे टाइम नहीं, उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू याद कर लो, 2 पाई बाय टी भी होती है। तो ये बड़े कॉमन से एक्सप्रेशन है 4-5, जिनमें सिंपल आपको वैल्यूज पता होंगी तो आप चीजें सॉल्व कर पा रहे होगे। आइए बेटे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ फ्लाई व्हील यूएचएस 2022 क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि अ फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग 3 रेडियन पर सेकेंड, द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज अबाउट। अब देखो, रेडियन पर सेकंड है ओमेगा, उसने बोला एक व्हील है वो घूम रहा है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, हाउ मच दैट इज 3 रेडियन पर सेकंड। एंड द सेटिस्फैक्टरी थिंग इज कि यूनिट्स बिल्कुल सही हैं, ओमेगा के ऐसे यूनिट रेडियन पर सेकंड होते हैं, रेडियन पर सेकंड नहीं बताया हुआ। नंबर 2 में स्टूडेंट उसने बता दिया कि इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। भाई 1 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप थीटा बोलते हो। थीटा उसने बता दिया 1 रेवोल्यूशन। अब पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा एक चक्कर पूरा करने में अगर उसकी एंगुलर स्पीड 3 रेडियन पर सेकंड हो। अब बेटे टाइम के यूनिट सेकंड्स में लिखे हुए हैं, यानी ऐसा यूनिट लिखे हुए हैं। इसका मतलब है हमारी तमाम चीजें जो है वो ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। सोच के बताओ, क्या थीटा का ऐसा यूनिट रेवोल्यूशन है? नहीं स्टूडेंट, थीटा का ऐसा यूनिट तो रेडियन है। तो अब आपको पहले रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है। और आपको मैं बारहा बता के आया कि जो 1 रेवोल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। या 1 रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्रीज के बराबर होता है। लेकिन आज हमें रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है बच्चों किसमें भला, रेडियन में। तो आप एक काम करोगे, जहां पर 1 रेवोल्यूशन आ रहा है वहां पे 2 पाई रेडियन लिख दें। तो जल्दी बताओ, ये जो हमें एंगल दे रखा है 1 रेवोल्यूशन, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वी विल बी राइटिंग 2 पाई रेडियन। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे यूनिट में लिखना है ताकि हमारे सारा आंसर ऐसे यूनिट में है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है कि बताओ कितना टाइम लगेगा। अब आपको मैंने अभी फॉर्मूले बताए, आपको ऐसा फॉर्मूला रिकॉल करना है जिसमें ये तीनों चीजें आ रही हैं। तो ये वो आप फॉर्मूला आपके सामने है, थीटा इज इक्वल टू मेगा टी। और अगर आप यहां से चले, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेता हूँ बेटे। तो जल्दी से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और यहां से अगर आप टी की वैल्यू पता लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगी, थीटा ओवर ओमेगा आ जाएगी। और थीटा उसने बता रखा है 1 रेवोल्यूशन, लेकिन हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 2 पाई रेडियन आ गया। और एंगुलर वेलोसिटी जो है
वो आपके पास उसने दे रखी है 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये 3 रेडियन पर सेकेंड आएगी, सेकंड को इन्वर्ट करके ऊपर ले जाओगे आप लोग। लेकिन खैर पहले इसको सॉल्व कर लें। लेकिन उसने आंसर देखें, ये डेसिमल्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी। तो ऐसा करें, बहुत आसान है बेटे, न्यूमेरिकल से कभी भी नहीं घबराना आपने। यहाँ पे 2 ऐसे लिखा, पाई की जगह पे क्या लिखो, 3.14 लिखो, ओवर में क्या आ रहा है 3, और रेडियन कैंसिल हो जाएंगे, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो टाइम है तो यूनिट सेकंड में आएंगे। अब 3.14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 6.28 आ जाएगा। उसको डिवाइड करो 3 से, तो आपको पता है 3 2 का क्या होता है, 6 होता है। और ये 28 का मतलब 30 है, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, तो 2.10 शुड बी द राइट आंसर। और हमारे पास जो 2.10 है, ये एक ऑप्शन मौजूद है, कौन से वाला, डेल्टा वाला। तो कुछ सिंपल बेटे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें सिर्फ आपको जो है वो क्या करना है, फॉर्मूला रिकॉल करना है। और जैसे आप फॉर्मूले को रिकॉल कर रहे होगे, तो यू विल बी गेटिंग द आंसर। ओके, अब ये फॉर्मूले जो मैंने बताया उनको ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, ये यूएचएस 2017 रिकंडक्ट का क्वेश्चन है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द मैकेनिकल वॉच इज। ओके, आपको मुख्तलिफ चीजों की एंगुलर स्पीड पूछी जाएंगी, एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड, एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर्स हैंड, एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड्स हैंड। तो जब भी, या एंगुलर स्पीड ऑफ द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जल्दी से बच्चों वीडियो का ये वाला पार्ट देखोगे तो आप इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे होगे। तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है नहीं। चलें, ये मैंने आपके सामने क्लॉक बना रखा है और मैं उसकी मुख्तलिफ चीजों की एंगुलर स्पीड आपको बताने जा रहा हूँ। चलें बात करते हैं एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड। बेटे सेकंड वाली नीडल अगर एक चक्कर पूरा करे, तो इसकी एंगुलर स्पीड, एवरेज एंगुलर स्पीड क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों कहानी बड़ी आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी होगा। जल्दी बताओ, जब एक चक्कर पूरा होगा तो थीटा कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। और सोच के बोलिएगा कौन सी नीडल की बात हो रही है, सेकंड वाली नीडल। बेटे सोच के बताओ, जब सेकंड वाली नीडल जो है वो एक चक्कर पूरा करेगी तो कितना टाइम लगेगा, 60 सेकंड लगेंगे बेटे। तो जो ही आप इसको सॉल्व करोगे, तो जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, वो 2 और 60 को जब कैंसिल करेंगे तो ये पाए ओवर कितना आ गई, 30, और आंसर आ किस में रहा है, रेडियन पर सेकंड में आ रहा है। तो ये लें, अगर आपको एंगुलर स्पीड ऑफ द क्या पूछता, मिनट सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, तो वो ये है। लेकिन आज उसने मिनट्स हैंड की पूछी हुई है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटे, मिनट्स हैंड के लिए फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली रट्टा किसी चीज को नहीं मानना है, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला लिखना है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। बताओ जब एक चक्कर पूरा होगा, आप थीटा की जगह में क्या लिख लोगे, 2 पाई रेडियन। अब मेरा सवाल आपके एंड पे है कि एक चक्कर के दौरान ये जो मिनट्स हैंड है, ये जो मिनट्स हैंड है बेटे, ये कितना टाइम लेगा, सोच के बोलना। जो मिनट्स वाली नीडल है आपके क्लॉक में, वो एक चक्कर में कितना टाइम ले रही होती है, वो ले रही होती है 60 मिनट। बेटे मिनट वाली नीडल एक चक्कर पूरा करेगी तो 60 मिनट आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया कितना भला, पाई ओवर 30 रेडियन पर मिनट। और आज का हमारा सवाल भी यही है स्टूडेंट्स, कि आपको एंगुलर स्पीड बतानी है, और किस में बतानी है, रेडियन पर मिनट में ही बतानी थी। तो लिहाजा मैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ जा रहा हूँ। आज हमारा ये क्वेश्चन था कि एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द क्लॉक। तो ये हमारा आंसर आया बेटे, पाई ओवर 30 रेडियन पर मिनट। लेकिन एक पंगा है, हो सकता है वो आपको एंगुलर स्पीड रेडियन पर मिनट में ना देता, बल्कि रेडियन पर सेकंड में देता। अब आपको सिंपली करना क्या है, कि ये जो 1 मिनट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे क्या लिख देना है, 60 सेकंड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें भला, रेडियन पर सेकंड में। आइए कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा आपने लिखा बेटे ऐसे ही, पाई ऐसे लिखा, 30 ऐसे लिखा, ऊपर रेडियन आ रहा है, नीचे मिनट आ रहा है, नीचे वाले मिनट की जगह क्या लिख दो बेटे, 60 सेकंड लिख दो। तो अब ये बनेगा कितना भला, पाई ओवर 1800 बना, और आंसर आएगा किसमें भला, रेडियन पर सेकंड में। तो देख लीजिएगा, अगर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करके पूछा हुआ है, तो आप उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, अच्छा अब आखिरी सवाल, कि अगर वो एंगुलर स्पीड ऑफ द क्या पूछता बेटे, आवर्स हैंड ऑफ द क्लॉक पूछता। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूछ बेटे वो एंगुलर स्पीड ही रहा है। तो एंगुलर स्पीड के लिए आपको जो है वो कहानी काफी हद तक पता है। जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी होगा। बताओ जब आवर्स वाला नीडल एक चक्कर पूरा करेगा,
तो एंगल कितना बनेगा, वो तो हमेशा ही पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन बनना है। अब सोच के आंसर करना, टाइम कितना लगेगा। टाइम विल बी 12 आवर्स। आपको पता है अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ था, तो ये जो है, ये क्लॉक की नीडल यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे आ गई, तो टोटल टाइम आवर्स में कितना गुजरेगा। तो बेटे कितना हो जाएगा, 12 आवर्स। तो हमारा पहला आंसर आ गया क्या भला, पाई/6 रेडियन पर आवर। लेकिन हो सकता है उसने आंसर रेडियन पर आवर में ना दिया हो, एन मुमकिन है वो रेडियन पर सेकंड में दे रहा हो। तो कोई बात नहीं, आप कन्वर्ट कर लो बेटे। आप क्या करोगे, इस 1 आवर की जगह 3600 सेकंड पुट कर दें। तो जो ही आप पुट करोगे, तो ओमेगा की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, पाई/6 ऐसे ही आ गया बेटे, रेडियन ऐसे ही आया। 1 आवर की जगह आपने क्या लिख दिया, 3600 सेकंड लिख दिया। तो ये आपका बनेगा पाई/6 0 0 6 0 0 6 3 थ्री कैरी हुआ, 6 3 18 और 3 21, ये बनेगा पाई/2160। और आंसर आएगा किसमें भला, रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। तो होपफुली अगर आपको मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड या मेरा बेटा सेकंड्स हैंड की एंगुलर स्पीड पूछे और यूनिट कन्वर्जन पूछे, तो होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है। लेकिन बच्चों, वो सवाल को चेंज कर सकता है। ये हमने तमाम वैल्यूज निकाली है रेडियन पर सेकंड में, लेकिन हो सकता है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में पूछे, क्योंकि ओमेगा के यूनिट्स रेवोल्यूशन पर मिनट भी होते हैं। तो अब मैं आपको क्लॉक की एंगुलर स्पीड्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं, यानी अब हम ओमेगा कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और ओमेगा किस में कैलकुलेट करेंगे, आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट में। अब परेशान नहीं होना बेटे, जल्दी से पहले सवाल ले लेते हैं। अगर वो आपसे पूछे, चले सेकंड्स हैंड की बात कर लेते हैं। वो बोले सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड बताओ, और रेडियन पर सेकंड में नहीं बतानी, आपको आरपीएम में बतानी है। परेशान नहीं होना बेटे, एंगुलर स्पीड के फॉर्मूले पे चले जाना है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। जल्दी बताओ, जब मिनट्स हैंड एक चक्कर पूरा करेगा, तो थीटा कितना बनेगा, ठीक है 2 पाई रेडियन बनेगा, लेकिन आज रेडियन में नहीं लिखना बेटे। एक चक्कर में जो थीटा बनता है ना, वो कितना होता है, वो 1 रेवोल्यूशन होता है, क्योंकि आरपीएम में लिखना है, रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो थीटा रेवोल्यूशन में होना चाहिए, टाइम मिनट्स में होना चाहिए। तो एक पूरे चक्कर में थीटा कितना बनेगा, एक रेवोल्यूशन ही बनेगा। एक रेवोल्यूशन या 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री, एक ही बात है। अब बताओ एक रेवोल्यूशन में जो सेकंड वाली नीडल है बेटे, सेकंड हैंड की बात हो रही है, वो कितना टाइम लेगी, वो लेगी 60 सेकंड। ये तो आपका आंसर आया रेवोल्यूशन पर सेकंड। लेकिन आपको पर सेकंड नहीं मालूम करना बेटे, टाइम मिनट में होना चाहिए। तो जल्दी बताओ, जो रेवोल्यूशन है ये ऐसे लिखा, नीचे 60 सेकंड की जगह आप क्या लिख दोगे, 1 मिनट। तो याद कर लो, जो सेकंड हैंड है उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो 1 आरपीएम है, याद कर लो। दूसरी कहानी बेटे, अगर वो सेकंड्स हैंड की बजाय आपको पूछता जो मिनट्स हैंड है उसकी एंगुलर स्पीड बताओ आरपीएम में, हाँ ये आसान है। ओमेगा की वैल्यू बेटे क्या होती है, डेल्टा थीटा ओवर क्या होगी, डेल्टा टी। बताओ एक चक्कर पूरा होगा तो थीटा कितना कवर होगा, 1 रेवोल्यूशन। और एक चक्कर में जो मिनट्स वाली नीडल है वो कितना टाइम लेगी बेटे, दैट विल बी 60 मिनट्स। तो ये आंसर कितना आया, 1 ओवर बच्चों कितना आ गया, 60। और आंसर आ किसमें रहा है, रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी अगर मिनट्स हैंड की स्पीड पूछे तो 1/60 आरपीएम होगी। और सिमिलरली अगर वो आपको आवर्स हैंड की पूछे, बड़े ध्यान से बच्चों इसको सॉल्व करिएगा। अगर वो आपको आवर्स हैंड की एंगुलर स्पीड पूछे, तो एंगुलर स्पीड का बेसिक फॉर्मूले पे रहो, क्या बनेगा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी होगा। बताओ एक पूरे चक्कर में थीटा कितना बनेगा, 1 रेवोल्यूशन बनेगा। और आवर हैंड है तो पहले टाइम बताओ, टाइम लगेगा बच्चों 12 आवर्स। क्या सोच के बताओ, हमें टाइम आवर्स में लिखना है, नहीं टाइम तो मिनट्स में लिखना है, क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट चाहिए। तो बेटे आपको पता है 12 वैसे ही लिखा, और 1 आवर की जगह आपने क्या लिख दिए, 60 मिनट लिख दिए। तो अब रेवोल्यूशन पर मिनट में आ चुका है। और जो ही आप सॉल्व करोगे ये 1 आएगा, और 12 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 270 आ जाएगा, और आंसर किसमें आ गया, आरपीएम में। तो मेरा आपको सजेशन बच्चों ये है कि आप मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड और जो सेकंड हैंड है, उन तीनों की स्पीड्स याद कर लो। और याद किसमें करनी है बेटे, आरपीएम में भी याद कर लो, और रेडियन पर सेकंड में। याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कैलकुलेशंस का तरीका बता दिया। आपने सिंपली इन वैल्यू को क्या करना है, आपने फाइंड आउट कर लेना है। ओके,
लेकिन मैंने बोला वो आपको कुछ और चीजों की एंगुलर स्पीड्स भी पूछ सकता है। जैसे आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, चले मैं क्वेश्चन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। जमीन जो है आपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही है, बताओ जमीन की जो स्पिन मोशन है उसकी एंगुलर स्पीड बताओ कितनी होगी। दिस इज द क्वेश्चन। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंसर देखिएगा किसमें दिया हुआ है। चलें मैं ये स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों। ओमेगा कैलकुलेट करना है तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। सोच के बोलिएगा, जब जमीन एक चक्कर पूरा कर रही होगी तो थीटा कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। और बेटे जमीन अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, एक दिन में। एक दिन का मतलब है 24 आवर्स में पूरा करेगी। तो जैसे आप इसकी कटिंग करोगे तो ये बनेगा आपके पास कितना भला, दिस कम्स आउट टू बी पाई ओवर 12। किस में आ रहा है बच्चों, रेडियन पर आवर्स में आ रहा है। और अगर वो आपको रेडियन पर मिनट में बोले या रेडियन पर सेकंड में बोले तो वो आपने कन्वर्जन जो है वो सिंपली कर लेनी है। क्यों भला, क्योंकि आवर्स को आप मिनट्स और सेकंड में बासानी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह किसी की भी एंगुलर स्पीड पूछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो काम करने हैं, एक तो आपने देख लेना है कि जब भी एक चक्कर पूरा होगा तो एक पूरे चक्कर में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। और दूसरी कहानी, आपने एक चक्कर पूरा करने का सिंपली टाइम नोट करना है। जैसे सेकंड हैंड हुआ तो वो 60 सेकंड में कर लेगा, मिनट्स हैंड हुआ तो वो 60 मिनट में करेगा, आवर्स हैंड हुआ तो 12 आवर्स में करेगा। तो बस आपने सिंपली उसको डिवाइड करना है एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो होपफुली आपको किसी भी चीज की एंगुलर स्पीड पूछे तो वो समझ आ रही होगी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वही सिंपल क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मूले बताए बस वही यूज करने हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर। देखें रेडियस दे रखा है, व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा पूछा हुआ है व्हेन इट मूव्स 14 मीटर ऑन द सर्कुलर पाथ। स्टूडेंट्स एक बड़ा फेमस फार्मूला है, उस फार्मूले की तरफ चलते हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये फॉर्मूले में ना दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो सीख लें तो बहुत आसानी होने जा रही है। अब यहाँ पे जो एस है ना, एस के मुख्तलिफ नाम है, इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। और बाज औकात बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो समझ ही आ रहा था डाटा में क्या दे हुआ है। बेटे एस को हम लोग एक तो बोलते हैं आर्क लेंथ बोलते हैं, इसका एक नाम है आर्क लेंथ। याद रखो एस का जो दूसरा नाम है वो है लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस भी बोलता है। या सम टाइम वो एस के लिए एक और नाम भी बोलेगा, एस का एक और नाम टेंजेंशियल डिस्टेंस भी है। यानी अगर डाटा में वो आर्क लेंथ बोल दे, लीनियर डिस्टेंस बोल दे, टेंजेंशियल डिस्टेंस बोल दे, तो जब भी वो ये वाले वर्ड बोले तो आपको फौरी समझ जाना है किसकी बात हो रही है, एस की बात हो रही है। और आर तो सब लोगों को आइडिया है कि यहाँ पे आर क्या चीज है, बेटे दैट इज एक्चुअली द रेडियस। और जो थीटा है वो सबको पता है कि थीटा क्या चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग गलती से जो है वो बच रहे हो। ठीक है, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपका तमाम टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर रहा हो और सवाल चेंज होके आ जाए तो तब भी आप उसको बेहतर तरीके से अप्रोच कर पा रहे हो। अच्छा, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है और फिर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कहानी में आ रहे होंगे। बेटे वो दो इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं, सबसे पहली बात सीखो कि अगर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर थीटा, याद रखिएगा थीटा विल बी इन रेडियन। चलें थीटा का आंसर जो है वो रेडियन में आएगा। थीटा विल बी इन रेडियन इफ एस एंड आर हैव सेम यूनिट्स। अगर एस और आर के सेम यूनिट्स हों, यानी जो रेडियस है वो भी मीटर में हो, जो आर्क लेंथ है वो भी मीटर में हो, या रेडियस भी सेंटीमीटर में हो, आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में हो, तो तब आपका थीटा का आंसर हमेशा किसमें आएगा, रेडियन में। यानी एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, असल इस बात के करने का मकसद क्या है कि जब भी वो आपको थीटा पूछे ना, तो थीटा मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एस ओवर आर। तो आपकी कोशिश होगी थीटा हमारा ऐसा यूनिट यानी किसमें आए, रेडियन में। तो थीटा तभी रेडियन में आएगा जब ये जो एस और आर हैं इनके जो यूनिट्स होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे।
यानी दोनों के यूनिट्स आपने सेम करने हैं, फिर आंसर रेडियन में आएगा। पहली बात याद कर लो। तो आइए बच्चों सवाल की तरफ वापस आते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें यूनिट कंसिस्टेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आर भी मीटर में दिया हुआ है बच्चों, नजर आ रहा है, और आर्क लेंथ भी मीटर में दी हुई है। तो आपने सिंपली थीटा मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है बेटे, वो कौन सा यूज करोगे? एस ओवर आर यूज करोगे। तो चले मैं थीटा मालूम करने का फॉर्मूला यूज करता हूँ, जो कि क्या होगा? एस ओवर आर होगा। बेटे एस हमें बता रखा है एंगुलर, बल्कि व्हेन इट विल बी एंगुलर 14 मीटर सर्कुलर पाथ, यानी आपको एस की वैल्यू 14 मीटर दे रखी है। ओके, और जो आर की वैल्यू है बेटे वो भी देख लेते हैं, वो कितनी है? 4 मीटर है। इसकी जगह हमने 4 लिखा, तो ये कितना बनेगा? 7/2 बनेगा। और 7/2 को क्या लिख सकते हैं? 3.5 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि एस और आर के यूनिट कंसिस्टेंट है, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था। तो जब दोनों के यूनिट कंसिस्टेंट होंगे तो हमारा जो थीटा का आंसर आएगा बच्चों, वो किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। सो आवर राइट आंसर विल बी 3.5 रेडियन। तो होपफुली आपको ये सारी कहानी जो है वो समझ आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कि अगर वो थीटा रेडियन में ना दे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कन्वर्जन्स करना पड़ेंगे। चले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ और आपको जल्दी से वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है, ताकि आप बाकी जो है वो सूरत हाल भी समझ आ रही हो। चले सवाल की स्टेटमेंट ले लेते हैं। बेटे स्टेटमेंट में उसने ये बोला, एक क्वेश्चन लेते हैं, और आपने खुद जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना है। एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, स्टेटमेंट लिखने का टाइम नहीं है। वो सर्कुलर पाथ में स्टूडेंट्स मूव कर रहा है, और जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका रेडियस जो है वो कितना है? 2 मीटर है। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। ऐसा करो, एस की वैल्यू बताओ इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री। इफ थीटा आपको उसने बता दिया कितना है भला? 30 डिग्री। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे जल्दी से फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, वो एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा या एस इज इक्वल टू, चलें आर थीटा के साथ चले जाते हैं। लेकिन मेरा बेटा याद रखिएगा, आपके एस और आर के यूनिट तभी सेम आएंगे जब थीटा आप रेडियन में पुट करोगे। लेकिन थीटा किसमें दिया हुआ है? डिग्रीज में। तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बेटे 30 डिग्री को याद रखो, लिख सकते हैं पाई/6 रेडियन लिख सकते हैं। कैसे भला? पाई रेडियन 180 होता है ना, 180 को 6 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो मैंने पहले थीटा को कन्वर्ट किया किसमें भला? रेडियन में। अब आपका एस का आंसर आसानी से आ जाएगा। अब आप इसके लिए एस को क्या कर लो? सॉल्व कर लो। आर कितना है? 2 मीटर है। और जो थीटा है वो कितना है बेटे? पाई/6 है। तो जैसे आप दोनों को कटिंग करोगे तो ये पाई/3 होगा। और जब आप थीटा रेडियन में पुट करोगे ना, तो एस के यूनिट वही आएंगे जो आर के होंगे। आर किसमें था? मीटर में था। तो एस भी किसमें आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी पाई/3 मीटर। तो ध्यान कर लीजिएगा कि इस फॉर्मूले में थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, और जब आप थीटा रेडियन में पुट करोगे तभी एस और आर के यूनिट सेम आ रहे होंगे। बट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो शो हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सिंपल कैलकुलेशंस करनी है। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग इन अ सर्कल with increasing angular velocity after t is equal to 6 seconds. The angular velocity is 27 radian per second. What is the radius of the circle where linear velocity is? चलें मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स एक फैन है, वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। मतलब फैन है, आपने स्विच ऑन किया, और जो ही स्विच ऑन किया तो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी। और उसने बताया कि 6 सेकंड गुजरने के बाद, ठीक है, लेट्स सपोज ये फैन जो है वो इधर को रोटेट कर रहा है, और 6 सेकंड गुजरने के बाद उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई है? 27 रेडियन पर सेकंड। जल्दी यूनिट्स देख के बताओ कि ये कौन सी वेलोसिटी है बेटे? ओमेगा है। रेडियन पर सेकंड आपको बता रहे हैं, 27 रेडियन पर सेकंड है। और व्हाट इज द रेडियस? देखो आपको रेडियस जो है वो पूछा जा रहा है, जबकि इसकी लीनियर वेलोसिटी यानी v बता दिया है। v जो है वो 81 सेंटीमीटर पर सेकंड है। मैंने सेंटी की जगह 10⁻²लिख के मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, ये सारा डाटा है बच्चों। अब आपने सिंपली क्या करनी है? यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। आपने बड़ा एक फेमस फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटे, v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? आर ओमेगा है बेटे। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यहां से वो किसकी वैल्यू पता लगा रहा है? आर की वैल्यू पता लगा रहा है। तो वो क्या होगी? v ओवर ओमेगा होगी। v हमारे पास कितना है? 81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और ओमेगा की वैल्यू बच्चों देखो कितनी है? 27। तो आप जो ही इसकी कटिंग करोगे, 27 की आप कटिंग कर रहे होगे, तो ये 27
3 द 81 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। चूंकि सारी चीजें एसआई यूनिट में पुट की हैं, लिहाजा वेलोसिटी का यूनिट भी एसआई यूनिट में यानी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, जहां पर 10 की पावर -2 आ रहा है वहां पे सेंटी लिख सकते हैं? तो जैसे आप कन्वर्ट करोगे, ये v इज इक्वल टू 3 सेंटी लिखा मैंने 10 की पावर -2 पे, बाकी मीटर पर सेकंड तो पहले ही था। तो लिहाजा हमारा जो राइट आंसर आएगा बच्चों, वो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा होगा। सो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड का। तो ये बस बेसिक फॉर्मूला है, मैंने बोला फॉर्मूला रिकॉल करना है एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। ओके, 10वां क्वेश्चन बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? तो बड़े आपको 3-4 फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। लाइक हमारे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, यहां से मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों को, सीख लो। यहां से मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसकी वेक्टर फॉर्म भी याद कर लो। बेटे याद करो, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आर क्रॉस ओमेगा मत लिख दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। अच्छा, एक तो ये, इस फॉर्मूले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। आपको याद रखना है बच्चों कि जब भी आप दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ना, आप ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, जो थर्ड वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी मैं अगर बात करूं, तो ये हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी, और जो लीनियर वेलोसिटी होगी बेटे वो रेडियस के भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। यानी अगर आपको सवाल आ जाए कि सर्कुलर मोशन के दौरान लीनियर वेलोसिटी, जिसका दूसरा नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, इसके बीच में और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एंगल बताओ, तो वो 90 डिग्री होगा। और पूछे सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस में कितना एंगल होगा, तो अगेन 90 डिग्री होगा। इसी तरह एक और बड़ा फेमस फॉर्मूला है, वो आप सब लोगों को पता है। जैसे a इज इक्वल टू आर एल्फा होता है, तो बच्चों यहाँ पे याद कर लो कि अगर आप इसकी भी वेक्टर फॉर्म बना रहे हो, तो इसकी वेक्टर फॉर्म जो बनाओगे वो a इज इक्वल टू क्या होगा? एल्फा क्रॉस आर होगा। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। और यहां से भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो जो नया वेक्टर आना है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना है। यानी बात करने का मकसद ये है कि जो a है बेटे, वो अल्फा के भी परपेंडिकुलर है, और दूसरी बात याद कर लो, जो ए होगा वो रेडियस के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी एंगुलर सर्कुलर मोशन के दौरान लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में एंगल पूछे 90 डिग्री, और एक्सेलरेशन और रेडियस में एंगल पूछे तो तब भी 90 डिग्री। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको जल्दी से जो है वो याद कर लेनी है, और इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। चलो बेटे, अब हम लोग मूव करें, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी है बहुत आसान। ये है इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन का क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये सोचना है कि इक्वेशन कौन सी यूज होनी है। तो आप ना तमाम लीनियर मोशन की इक्वेशंस को एंगुलर मोशन में बदल सकते हो, अगर आप ये 6 काम कर लो। वो 6 काम कौन से हैं सुन लो। जहां जहां बच्चों आपके पास क्या आ रहा हो, ऐसा आ रहा हो, सुन ले, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। अगर आप लीनियर को एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो जहां जहां पे ऐसा आ रहा होगा बेटे, वहां पे आप रिप्लेस कर रहे होगे थीटा, यानी सिंपल डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पुट कर रहे होगे। जहां जहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाए? v आ जाए, वहां पे आप क्या रिप्लेस कर रहे होगे? ओमेगा रिप्लेस कर रहे होगे। जहां पे a आ जाए, वहां पे आप अल्फा रिप्लेस कर रहे होगे स्टूडेंट्स। जहां पे फोर्स आ जाए, वहां पे आप क्या रिप्लेस कर रहे होगे? टॉर्क। याद रखिएगा, एंगुलर मोशन में फोर्स का रोल कौन प्ले करता है? टॉर्क प्ले करता है। जहां जहां पे मेरा बेटा आपके पास आ जाए मैस, बेटा याद रखिएगा, एंगुलर मोशन में मैस का रोल कौन प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिसको यूजुअली आप एम आर स्क्वेयर लिखते हो। तो बेटे याद रखिएगा, मैस जहां जहां पे आ रहा होगा वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई लिख देना है। और इसी तरह जहां पर लीनियर मोमेंटम आ रहा होगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम जिसको पी बोलते हो, आपने उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना है? एंगुलर मोमेंटम। अगर आपने ये सारे काम कर लिए, तो आप तमाम एंगुलर मोशन की इक्वेशन जो है वो बना सकते हो। ओके, सिंपल है, तो मैं जल्दी जल्दी इक्वेशन बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए और आप फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हो। जैसे एक बड़ी फेमस इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी होता है। वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। अच्छा, देख के बताओ स्टूडेंट्स, हमने एस की जगह क्या रिप्लेस करना है? जल्दी बोलिएगा। हम एस की जगह पे रिप्लेस करेंगे थीटा। वी की जगह पे क्या होगा बेटे? ओमेगा।
और टाइम तो हमने टी से ही रिप्लेस करना है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, टी होगा। अब सिमिलरली आपने पढ़ रखी है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, लाइक वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जल्दी बच्चों सोच के बताओ इसकी एंगुलर फॉर्म क्या बनेगी। आइए इसकी एंगुलर फॉर्म बना लेते हैं। तो इसकी एंगुलर फॉर्म बनेगी स्टूडेंट्स, दैट विल एक्चुअली बी ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए की जगह में क्या लिखोगे, अल्फा टी। लें जी, ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर लिखते हो, अगर मैं बोलूं इसकी एंगुलर फॉर्म बनाओ, जल्दी से एंगुलर फॉर्म बना लो और फिर हम अप्लाई करते हैं। तो बेटे इसकी एंगुलर फॉर्म जो ही हम बनाएंगे तो एस की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, थीटा। वी आई की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा आई, और टी साथ में आ गया वैसे ही। 1/2 ए की जगह पे क्या लिख देंगे, अल्फा। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा करो, अब लिखो किसके लिए, थर्ड इक्वेशन जो कि आप पढ़ते थे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अगर आप इसकी एंगुलर फॉर्म बनाओ तो वो क्या बनेगी, बेटे 2 लिखोगे ऐसे ही, ये नहीं मैंने 2 लिख दिया ऐसे, ए की जगह पे क्या लिखोगे, अल्फा, एस की जगह पे क्या लिखोगे, थीटा, और वी एफ की जगह पे क्या लिखोगे, ओमेगा एफ, और वी आई की जगह पे क्या लिखोगे, ओमेगा आई। तो ये आपके पास तमाम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो आ चुकी हैं। अब आपने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है और आपको क्विकली ये सोचना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज होनी है। तो वो डाटा के मुताबिक आपको समझ में आ रही होगी बात। तो बेटे लेकिन मैंने एक सर्कुलर मोशन की वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है और वहां पे मैंने आपको एंगुलर मोशन की इक्वेशंस की पहचान भी बता रखी है, तो आप वो वाला भी देख सकते हो, लेकिन अब वीडियो में टाइम शॉर्ट है तो ये कहानी होगी। आइए बेटे डाटा पढ़ते हैं। डाटा में उसने लिखा हुआ है कि अ व्हील स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अब स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब ये होगा कि उसकी इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटे वो कितनी होगी, जीरो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास जो ओमेगा आई है बेटे वो कितना है, जीरो है। हैव एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, देखो अल्फा भी दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड, और कुछ देर के बाद उसकी जो फाइनल एंगुलर स्पीड है जिसको आप ओमेगा एफ बोलोगे वो कितनी होगी, 6 रेडियन पर सेकंड। अब द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, थीटा को। यानी अगर मैं आपको ये सारी चीज समराइज करूं तो उसने ये लिखा हुआ है कि जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो है, और एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, यूनिट्स बिल्कुल ओके हैं। फाइनली एंगुलर स्पीड हो गई है 6 रेडियन पर सेकंड। तो बताओ थीटा कितना होगा। अब बच्चों जल्दी ये तीनों इक्वेशन आपके पास लिखी हुई हैं, आपको ऐसी इक्वेशन लानी है जिसमें ये चारों पैरामीटर्स इन्वॉल्व हों। तो वो आपको नजर आ रहा है कि ये थर्ड वाली इक्वेशन में ये सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। तो आप सिंपली यूज करोगे 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस क्या आएगा, ओमेगा आई स्क्वेयर। तो एक काम करें बेटे, यहां से आप थीटा की वैल्यू मालूम कर लें। तो बेटे 2 अल्फा उसने बता रखा है वो भी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर था, थीटा हमने पता लगाना है। ओमेगा एफ हमें दे रखा है 6 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पे 6 का जब स्क्वायर लेंगे कितना आ जाएगा, 36, और ओमेगा आई कितना था, जीरो। तो यहाँ पे 4 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 36, और थीटा की वैल्यू पता लगाएंगे तो दैट विल बी 36/4 यानी 9। और चूंकि सारी चीजें ऐसा यूनिट में पुट की हैं तो लिहाजा हमारा आंसर जो आएगा वो भी किस में आ रहा होगा, ऐसा यूनिट में आ रहा होगा। तो बस ये इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन जो है वो आपको समझ लेनी है और आपको क्वेश्चन को देख के उसको अप्लाई कर लेना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे, 2015। व्हाट इज द टॉर्क इन द सर्कुलर मोशन। सब बच्चों ने टॉ इज इक्वल टू आर एफ तो सबने पढ़ा हुआ है, टॉ इज इक्वल टू आर एफ तो सबने पढ़ा हुआ है, बट वो आपको एंगुलर मोशन की बात कर रहा है। तो मैं ना कुछ एंगुलर मोशंस की बच्चों आपको इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, लिहाजा उनको ध्यान से सुन लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आए उसको अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे एक सवाल आ जाए कि द इक्वेशन ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखो। अब बच्चों जो कहानी बताई है वो याद रखनी है, आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखे, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए है। अब मुझे आपने सोच के बताना है कि जो सर्कुलर मोशन है उसमें फोर्स का रोल कौन प्ले करता है। बेटे उसमें फोर्स का रोल जो है वो टॉर्क प्ले कर रहा होता है। तो आप एफ को रिप्लेस कर दो टॉर्क से। मैथ का रोल तो कौन प्ले करता है, मैं थोड़ी देर पहले बता के आया हूं
कि लीनियर मोशन में मास जो है वो इनर्शिया प्रोवाइड करता है, और एंगुलर मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, यानी एम को आई से रिप्लेस कर देना है। और यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो होपफुली आपको अगर बोला जाए कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखो तो ये आ जाएगा। अब सिमिलरली आपको बोले वर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फॉर्म लिखो, तो वर्क क्या होता है आपने पढ़ा था, एफ डॉट डी। अब बताओ बेटे, एंगुलर फॉर्म में जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा दैट विल रियली बी सिंपल। डब्ल्यू ऐसे लिखा, एफ की जगह में आप लोग क्या लिख रहे होगे बेटे, टॉक लिख रहे होगे, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की अगर एंगुलर फॉर्म पूछे तो दैट विल बी टॉस थीटा। और तीसरी बात जो है दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूछे पावर की, पावर बताओ एंगुलर फॉर्म में पावर क्या होती है, तो पावर बेटे लीनियर फॉर्म में तो आपने पढ़ रखी है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर एंगुलर फॉर्म में पावर बोले, तो एंगुलर फॉर्म में अगर आप पावर लिखने जा रहे हो ना, तो जो पावर की वैल्यू आएगी बेटे, वो वर्क की जगह पे आप क्या लिखोगे, टॉ इंटू थीटा लिखोगे, और ओवर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और सिमिलरली आपने मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है, जो ये बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मुझे स्टूडेंट्स आपने सोच के बताना है, एंगुलर मोशन के अंदर फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, टॉर्क प्ले करता है। तो एफ की जगह में क्या लिख दो, टॉर्क। जहां पे लीनियर मोमेंटम आ रहा है वहां पे लिख दो एंगुलर मोमेंटम, और टाइम की जगह क्या लिखना है, टी। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं कि वो एंगुलर मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूछे, वर्क का फॉर्मूला पूछे, पावर का फॉर्मूला पूछे, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ का पूछे, तो ये सारी कहानी आपके सामने। खैर, आज वो आपसे पूछ रहा है कि भाई टॉर्क का फॉर्मूला बताओ सर्कुलर मोशन में, व्हाट इज द टॉर्क इन द सर्कुलर मोशन। तो बेटा ये आपके सामने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन में। सिर्फ आपने करना क्या है, आई की जगह पे क्या पुट करना है, एम आर स्क्वेयर पुट करना है। आपको पता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये एम आर स्क्वेयर के बराबर होता है, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा आ जाएगा। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पे आ रही है। ये क्वेश्चन बेसिकली सर्कुलर मोशन के दौरान जो डिफरेंट टाइप के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लाइक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, उनके बारे में सवाल है। तो स्टूडेंट यूजुअली डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि सर्कुलर मोशन में कितनी तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, तो वो आंसर नहीं कर पा रहे होते। खैर स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। A body is moving along a circular path with constant speed. Okay, एक constant speed से circular path में move कर रहा है। What is the magnitudes of tangential and centripetal acceleration? सवाल ये है कि tangential acceleration कितना होगा और centripetal। अब सबसे पहली बात है कि we have to differentiate between tangential and centripetal acceleration। तो बेटे हम लोग अभी बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन में चार डिफरेंट टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं। वन बाय वन हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होता है। बेटे एक्सेलरेशन जो है वो तब तब प्रोड्यूस होगा वेन एवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। बेटे जब जब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होगी तब तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब आपको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी में चेंज दो तरह का हो सकता है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को आम लैंग्वेज में हम लोग स्पीड बोलते हैं। या तो स्पीड वेरी करे, बेटे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और एक्सेलरेशन आ जाएगा, या वेलोसिटी की क्या चीज चेंज हो रही हो, डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो फिर भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मीन क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक्सेलरेशन। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन होता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, अब ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है कि नॉन यूनिफॉर्म में, या ये तमाम तरह की सर्कुलर मोशन में होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको मिलने जा रहा है। अच्छा बेटे, द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, एंड दिस इज द की सेंटेंस जो होगा, दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, किस वजह से, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
जब जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और बच्चों वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन तो आएगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आए स्टूडेंट, उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके। अब अगर कभी ये कैलकुलेट करना पड़े तो आपके पास एक फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, बल्कि मल्टीपल एक्सप्रेशन है, आप बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकते हो। तो जनरली जो इसका फॉर्मूला है बेटे वो है वी स्क्वेयर ओवर आर। ठीक है, वी हमारे पास यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी है, या यू कैन हैव अनदर एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वेयर। ये आपको समझ आ रहा है कैसे है, वी की जगह आर ओमेगा लिखा और स्क्वेयर ले लिया। यू कैन हैव अनदर एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर आर ओवर टी स्क्वेयर। ये सबको समझ आ रहा है कैसे आया बेटे, आपने ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी लिखा और स्क्वेयर ले लिया, और 1/t² की जगह आप एफ स्क्वेयर लिखोगे तो यू कैन हैव अनदर एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो कि बनेगा क्या भला, 4 पाई स्क्वेयर आर इंटू एफ स्क्वेयर। तो ये तमाम मुमकिन एक्सप्रेशन हैं किसके लिए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। अब मेरा सवाल है कि हमारे पास दो तरह की सर्कुलर मोशन है, एक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होती है जिसमें स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही होती, मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है लेकिन सर्कुलर पाथ में घूमते हुए उसकी स्पीड जो है वो सेम रह रही है, यानी वो हर दफा एक जैसे टाइम में चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट रहे तो ऐसी मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके। और एक और मोशन जिसमें स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी स्टूडेंट, ऐसी मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड जो है, वेलोसिटी नहीं, हम सेइंग स्पीड, अगर स्पीड जो है वो वेरी करे तो ऐसी मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि बताओ ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस हो रहा होगा या नॉन यूनिफॉर्म में, या दोनों में ही होगा? तो बेटे इसका बेसिक कॉज देखो क्या है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉज है दैट इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बेटे भले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, भले नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हर लम्हे, हाँ स्पीड कम ज्यादा हो रही है या कांस्टेंट रह रही है वो एक अलग कहानी है, लेकिन डायरेक्शन तो बदली जा रही है ना। और जब जब डायरेक्शन बदलेगी तब तब एक एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये होगा कि जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो तमाम तरह की सर्कुलर मोशन में मौजूद होना है, ख्वाह वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। और इसकी वैल्यू अगर पता लगानी हो तो फॉर्मूले सबके सामने हैं। अब आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मैं टेंजेंशियल बाद में जाता हूं। अब सवाल उसका ये है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बताओ इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? बेटे होना ही होना है, तमाम तरह की सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना ही होना है। तो क्या ऑप्शन अल्फा हो सकता है? नहीं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 0। क्या बीटा हो सकता है? नहीं। हाँ, चार्ली और डेल्टा पॉसिबल ऑप्शन हैं क्योंकि दोनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर ओवर आर लिखी हुई है। तो या तो राइट ऑप्शन चार्ली है या डेल्टा है, बट स्टिल वी हैव टू टॉक अबाउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब तक हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नहीं पता होगा हम हतमी आंसर तक नहीं पहुंच सकते। होपफुली आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो समझ आ गया, बट देयर कुड बी अनदर टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन जिसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं बताता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगा। आइए बेटे हम लोग अभी बात करते हैं अबाउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कहानी वही है, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब जब वेलोसिटी चेंज होगी। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगा मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। बेटे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही होगी। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बोले तो स्पीड, याद रखिएगा, दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन क्या भला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखने स्पीड। यानी जब जब स्पीड चेंज होगी तब तब जो एक्सेलरेशन आएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। आपने एक बड़ा फेमस एक्सप्रेशन पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ए इज इक्वल टू आर एल्फा, याद है? यहाँ पे ए कोई और एक्सेलरेशन नहीं है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ये मैंने आपके सामने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा। अब मेरा सवाल है क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तमाम तरह की सर्कुलर मोशन में मौजूद होगा?
तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। बेटे हमारे पास दो तरह की सर्कुलर मोशन है। वन इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड अदर वन इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटे अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, जिसपे स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर बेटे स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट, तो क्या सोच के बताओ जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होगा? नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी जीरो। भाई वो क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस ही तब होना है जब स्पीड चेंज हो रही होगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड चेंज नहीं होती, तो लिहाजा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। और अगर हम लोग बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। और अभी मैंने बताया जब जब स्पीड वेरी करेगी तो देयर will be an acceleration that is called the tangential acceleration। इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी। और अगर ये वैल्यू आपको मालूम करना पड़े तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। आप यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता लगा सकते हो। तो बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, इसकी और भी डिटेल्स हैं बेटे, नेट एक्सेलरेशन भी है, एंगुलर भी है, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो मैंने सर्कुलर मोशन का जो है वो कंप्लीट लेक्चर पढ़ा रखा है, और आप प्ले लिस्ट में जाके उसको जो है वो देख सकते हो, और लिंक भी शेयर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मीन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बच्चों बताओ जरा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या नहीं? यस और नो? बेटे नहीं होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कॉज मैंने बता दिया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कॉज है चेंज इन स्पीड, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड है। तो चूंकि स्पीड ही चेंज नहीं हो रही, तो लिहाजा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर ओवर आर। सो राइट ऑप्शन विल बी 40। ये एमडी कैट 2017 रिकंडक्ट जो हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है। तो होपफुली आपको दो तरह के एक्सेलरेशन तो समझ आ गए हैं, बट दो एक्सेलरेशन और सीखने हैं। तो you will have to watch the complete video of that circular motion, which is uploaded in the playlist. Question number 14. In during circular motion, the tangential velocity of body becomes double. Then centripetal force becomes। अच्छा, अब आपको सेंटीपिटल फोर्स के बारे में भी बेटे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब तक आपको बेसिक एक्सप्रेशन नहीं पता, तो आप सेंटीपिटल फोर्स के फॉर्मूले नहीं, उसके बारे में आप फाइनल आंसर नहीं कर सकते। अब पहला फॉर्मूला है सेंटीपिटल फोर्स का, आप लोगों ने पढ़ रखा है, बड़ा फेमस है, एम वी स्क्वेयर ओवर आर। ओके बेटे, यहाँ पे जो v है ना, इस v का नाम है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये जो v है, ये हमारे पास है टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं इसे, और अनदर नेम इज लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो अगर लीनियर वेलोसिटी का जिक्र हो और सवाल पूछे जाएं, तो यू विल हैव टू गो विद दिस एक्सप्रेशन। ओके, देयर इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपिटल फोर्स, जो कि बनेगा एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। अब आपको समझ आ रहा है कि ये कहाँ से आया। बेटे v की जगह आर ओमेगा लिख के सॉल्व कर लिया। जैसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे ओमेगा के बारे में याद रखिएगा, जो ओमेगा है वो क्या है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मैं वो यहाँ पे क्लियर कर दूं और फिर मैं बाकी एक्सप्रेशन बताता हूँ आपको। स्टूडेंट पूछते हैं सर, सेंटीपिटल फोर्स का रेडियस के साथ डायरेक्ट है या इनवर्स है? तो मैं उनको बोल बोल थक गया मेरा बेटा, कि जब भी आपने किसी का किसी के साथ रिलेशन बनाना है ना, तो जो बाकी तमाम फैक्टर्स हैं वो क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट। अब बताओ, अगर डाटा में लिखा हो कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी अगर डाटा में कोई भी ये बात लिखी हुई है कहीं भी कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, यानी कांस्टेंट है। बेटे अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो देखो v भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, तो तब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसका रेडियस के साथ क्या रिलेशन आएगा, इनवर्स। लेकिन अगर वो डाटा में बोले, अगर वो डाटा में बोल दे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, मैथ भी कांस्टेंट है, तो फिर सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्ट। तो अगर ओमेगा की वैल्यू बोले एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर बेटे जो सेंटीपिटल फोर्स है वो रेडियस के क्या होगी, यानी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो देख लीजिएगा वहां पे क्या स्टेटमेंट है। अब एक बात हो गई, अब यू कैन हैव द मल्टीपल एक्सप्रेशंस फॉर दैट सेंटीपिटल फोर्स, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया हुआ था इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपको इसको ढूंढना था। तो अब एक और बेटे फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो हम एक और फॉर्मूला जो सेंटीपिटल फोर्स का लिख सकते हैं, वो क्या बनेगा, एफ सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर
एम आर ओवर टी स्क्वेयर। कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इस जगह में ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी लिखा है। तो ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब टाइम पीरियड वगैरह इन्वॉल्व हो, यानी टाइम पीरियड देके वो चीजें पूछ रहा हो, तो ये वाला। आप एक और अमेंडेड फॉर्मूला बना सकते हो। जो चौथा फॉर्मूला बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए स्टूडेंट, वो क्या होगा? एफ सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर इंटू एफ स्क्वायर। क्या किया? 1/t स्क्वायर की जगह फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी तो आप इस वाले फॉर्मूले के साथ चले जाओगे। अब बेटे, अब एक पांचवा फॉर्मूला हम सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए लिखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक पांचवा फॉर्मूला जो बनेगा, वो आप खुद बना सकते हो, मैं अभी बना देता हूँ। वो बनेगा 1/2 पी इंटू वी। सुनिएगा बच्चों, 1/2 पी इंटू वी ओवर क्या हो जाएगा? आर। अब ये कैसे आया? इसकी बड़ी आसान डेरिवेशन है। मतलब आप बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हो। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 mv स्क्वायर। बेटे एम वी स्क्वायर में से एम वी को अलग लिखे, क्योंकि वी का स्क्वायर था, वी को अलग लिख लो। ओवर क्या आ गया? आर। बस आपने इस एम वी की जगह मोमेंटम लिख देना है। एक फॉर्मूला ये आ गया। आप सेंट्रीपिटल फोर्स का एक छठा फॉर्मूला भी बना सकते हो, और वो क्या बनेगा वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। जो छठा फॉर्मूला बनेगा बेटे, वो बनेगा आपके पास एफ सी इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर आर। ये भी बड़ा आसान फॉर्मूला यहीं से बना। बेटा आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा। बहुत आसान फॉर्मूला है। और आप काइनेटिक एनर्जी की जगह पे, आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो p² ओवर 2m होती है। आपने रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पढ़ा हुआ है। तो जैसे आप काइनेटिक एनर्जी की जगह p² ओवर 2m लिखोगे ना, तो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका एक सातवां फॉर्मूला बनेगा, जो कि क्या बनेगा? एफ सी इज इक्वल टू, ये बनेगा बेटे p² ओवर m r बनेगा। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने बोला p² ओवर 2m पुट कर देना है। तो ये टोटल 7 एक्सप्रेशन हैं जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए अवेलेबल हैं। आइए अब सवाल की तरफ चलते हैं, और हम उसके रेलिवेंट जो है वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल। लो जी, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है, तो वी विल हैव टू गो विद द फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी इन्वॉल्व है। और यहाँ पे आपको बड़ा वाजे तौर पे नजर आ रहा है बच्चों कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितने टाइम बढ़ जाएगी? 4 टाइम्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी 4 टाइम्स। Let's move to the last question for the video. Work done due to the centripetal force in the circular motion will be। बेटे मैंने वर्क एंड एनर्जी के पास पेपर्स भी अपलोड किए हैं, और वहां पे बड़ा डिटेल्ड आपको बताया था कि जितनी भी टाइप की सर्कुलर मोशन है उसमें एक्चुअली वर्क डन नहीं होता। भाई उसकी वजह क्या है, क्यों वर्क डन नहीं हो रहा? बेटे जब भी सर्कुलर मोशन हो रही है ना, ख्वाह वो एक न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड मून मूव कर रहा है, एक जो है वो गाड़ी बेंड हो रही है सर्कुलर पाथ में, या एक स्टोन को हमने जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करवाया हुआ है। तो तमाम तरह की सर्कुलर मोशन में एक चीज याद रखिएगा, एक फोर्स होती है जो टुवर्ड द सेंटर लग रही होती है, जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है हमेशा टुवर्ड द सेंटर। और स्टूडेंट्स, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द टेंजेंट होता है। तो बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है? ये बनेगा 90 डिग्री। और आपने पढ़ा था वेन एवर द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 90 डिग्री द वर्क डन विल बी जीरो। वो क्यों? एफ डी कॉज ऑफ थीटा। थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे? 90 डिग्री। और कॉज 90 की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? जीरो आएगी। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही होगी? जीरो आ रही होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द MDCAT पास पेपर फ्रॉम द सर्कुलर मोशन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटे। और अगर आप मजीद चैप्टर्स के पास पेपर चाह रहे हैं या कुछ और टॉपिक्स पे आप चाह रहे हो वीडियोस बनाई जाएं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट करें बेटे नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप MDCAT के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको कंप्लीट जो है वो पास पेपर जो है वो भी मिल रहे हैं, और आपको MDCAT के तमाम लेक्चर जो है उनकी जो है वो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। तो आप उन लेक्चर से मुस्तफीज भी हो सकती हैं। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।